Hello everyone, welcome again in today's my class. In this video, I will start your history chapter 3, that is colonial administration. And in this chapter, you will learn about the administrative structure of colonial India, about the various acts and charters passed by the British, and you will read in this chapter about the organization of the Indian Civil Service, Army, Police, and Judiciary. And at last, you will learn in this chapter how the British excluded Indians from higher posts in the civil services. Okay, so first I will tell you start this chapter, colonial administration, some brief instruction about colonial administration. So the East India Company started as traders but gradually acquired new territories and established its firm control over the administration. In this chapter you will learn more about the administrative machinery of the colonial state in India. Okay, so let's start this video with this chapter. First topic of this chapter is early administrative structure. मीन अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना. सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश वॉज complete by 1856. Their main intention was only profit making. People's welfare in India was never their concern. The British Parliament enacted various acts from time to time in order to regulate the authority of various officers of the ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था, विजय पाया था 1856 तक, वो पूरा हो चुका था. अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य केवल यहाँ इंडिया में लाभ कमाना था. भारत में लोगों का कल्याण कभी भी उनकी चिंता का विषय नहीं था. उन्होंने कभी भारत के लोगों के कल्याण के लिए नहीं सोचा था. उनका एकमात्र मुख्य उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना था. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विभिन्न अधिकारियों के अधिकार को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर बहुत सारे अलग अलग अधिनियम या एक्ट बनाए थे. सो इनिशियली ब्रिटिश इन इंडिया had come as traders and gradually acquired new territories in India, started collecting land revenue. In order to consolidate British rule in India, it formulated some policies. The main objective of all British policy was to generate more and more profits and not public welfare. Okay, so next we will proceed. Next topic of this chapter is the Regulating Act of 1773. So to regulate and control the affairs of the East India Company, the British Parliament enacted the Regulating Act of 1773. सो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को विनियमित, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है 1773 का विनियमन अधिनियम. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया. और इस अधिनियम के जो मेन प्रोविज़न्स ऑफ दिस एक्ट वर दिस, मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो मेन प्रोविज़न्स थे, प्रावधान थे, वो इस प्रकार हैं. द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज राइज्ड to the position of Governor General. Means
बंगाल के जो राज्यपाल होंगे वो गवर्नर जनरल के पद पर उनको उनका पोजीशन जो होगा गवर्नर जनरल का होगा, बंगाल के जो राज्यपाल होंगे या गवर्नर होंगे। ओके, सेकेंड जो प्रावधान था इस रेगुलेटिंग एक्ट का वो था द गवर्नर जनरल was to be assisted by a council of 4 members and had to be accept the decisions taken by the majority members of the council। मीन्स गवर्नर जनरल जो होंगे उनको 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी और परिषद के बहुमत सदस्यों द्वारा लिया गया जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करने के लिए न्याय के प्रशासन के लिए मतलब जो गवर्नर जनरल के 4 सदस्य होंगे उनको उनका जो भी डिसीज़न होगा यहाँ बताया गया है कि उनको स्वीकार मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो काउंसिल के होंगे उनके द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड लास्ट, अ सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कैलकाटा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोविजंस थे, गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता की जानी थी और परिषद के बहुमत सदस्यों द्वारा लिए गए जो निर्णय थे उनको ही स्वीकार करना था और उसके लिए न्याय के प्रशासन के लिए कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सो द रेगुलेटिंग एक्ट हाउएवर failed to regulate the activities of the East India Company as the powers of the Governor General and the Council were not defined it properly। हालांकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को गवर्नर जनरल की शक्तियों के रूप में विनियमित करने में फेल रहा और परिषद को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया, उसमें ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था। सो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, the company servant had made huge profits from the land revenue of Bengal, Bihar and Orissa, so even every officers had gathered huge wealth and returned to England where they were called Nabobs because of their luxurious style of living and spending, whereas poor people of India were being drained of wealth. Even the East India Company had become bankrupt, so the company servant begged for a loan from Britain Parliament while their employees were living in an utter luxurious life. So in order and control corruption and keep wiggle on the company's affairs, the Regulating Act was passed. So the main provisions of Regulating Act 1773 are the Governor of Bengal was made the Governor General of British India. So Warren Hastings became the first Governor General of Bengal that time. So second provisions of Regulating Act 1773 was the Governor General was to be assisted by a council of 4 members and had to accept the decisions taken by the majority members councils. Okay, and last, the Governor General supervised the governors of Bombay and Madras presidency. For the administration of justice, a Supreme Court was set up at Calcutta. So result of this Regulating Act of 1773 is the Regulating Act failed to regulate the activities of the East India Company as the powers of the Governor General and Council more not defined it properly. So next, I hope you all understood well this topic. Next we will proceed learn this topic, the Pitt's India Act of 1784. Okay, so
To rectify some shortcomings in the Regulating Act of 1773, the Pitt's India Act was passed in the year 1784. So 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में पारित किया गया था। और द प्रोविजंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट इंक्लूडेड दिस: first, a board of control comprising of 6 cabinet members was formed to enhance control over the East India Company's government in India. ओके, जो प्रोविज़न थे, जो प्रावधान थे पिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें यह था कि 6 कैबिनेट मेंबर्स जो रहेंगे, 6 कैबिनेट मेंबर्स को बढ़ाने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का मतलब भारत में इस जो कमिटी थी उसका कंट्रोल था। ओके, नेक्स्ट प्रोविजंस आर दिस एक्ट was the board of control comprised of the Secretary of Finance, Secretary of State for India, and 4 Privy Councillors of State for India. Means जो नियंत्रण बोर्ड, जो कंट्रोल बोर्ड रहेंगे, उसमें वित्त सचिव, भारत के राज्य सचिव और भारत के लिए राज्य के 4 प्रिवी पार्षद इसमें शामिल थे। और द बोर्ड हैड द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल, बोर्ड के पास गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का अधिकार था। द गवर्नर जनरल हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रीटी और डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट नेटिव किंग्स। और नेक्स्ट जो था कि गवर्नर जनरल को किसी भी ट्रीटी में, ट्रीटी मीन्स संधि होता है, तो किसी भी ट्रीटी में प्रवेश करने या फिर देशी राजाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की अनुमति लेनी पड़ती थी। Although the new act did not interfere with the business aspect of the company, it did create a system of check and balance in the country with continued till 1858. यहाँ यह बताया गया कि बोर्ड से पहले हालांकि जो भी नए अधिनियम थे उसमें कंपनी के व्यावसायिक पहलू में हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन इसने देश में नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाई जो 1858 तक जारी रही। If I summarized this topic, the Pitt's India Act of 1784, it is by British Prime Minister William Pitt. The younger Pitt's India Act was introduced to remove the defects of Regulating Act. Okay, this act was passed to enhance British Parliament control over India. The main provisions of the act were: the political and commercial functions of the company were spreaded. The board of directors was to only look after the commercial activities of the company, and the board of control was created to control and supervise, direct and control the political affairs of the company. The board of control was to consist of 6 members. They were to be appointed by king and were to hold office during his pleasures. They were the Secretary for Finance, the Secretary of State for India, and 4 Privy Councillors of State of India. The Board of Control appointed the Governor General. The Governor General had to take
permission from the Board of Control before entering into any treaty or declaring war against native king. Thus, thus there was dual governments in the country which council till 1958. Next, we will proceed next topic of this chapter, the Charter Acts. So, the 1813 Charter ended the monopoly of the East India Company and threw open Indian trade to all British merchants. The Act clearly upheld the British Queen's sovereignty over the company's territories in India. The Charter Act of 1833 ended the company's monopoly in tea trade with India and general trade with China. The presidencies of Bombay, Madras, and Calcutta came under the direct control of the Governor General. So, चार्टर अधिनियम 1800 ये 13 है. सो 13 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया 1813 के चार्टर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार को खोल दिया. अधिनियम ने स्पष्ट रूप से भारत में कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश रानी की जो भी संप्रभुता थी उसको स्वीकार किया था, बरकरार रखा था. और 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ जो टी ट्रेड था और चीन के साथ जो ट्रेड था उसके साथ सामान्य व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया. बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल सीधे कंट्रोल में इससे आ गई थी. So, about the Charter Acts, the Charter Acts were passed after every 20 years which defined the role of the company. So, the Charter Act of 1830, according to this act, monopoly of the company over the Indian trade was abolished. The Indian trade was open to all English people expecting tea, in which the company was allowed to retain its monopoly. The company was asked to spend 1 lakh rupees on education in India. Okay, so I hope you all understood well all the content of today's topic. Next topic of this chapter topic is pillars of British administration. We will discuss in my next video. So thank you for watching. Have a good day.